गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हमारा स्कूल जो है, विद्यालय जो है वो बंद है और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था या अपना शिक्षण व्यवस्था जो है वो हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो है वो अलग अलग विषयों का जो अध्ययन जो है वो कर सके। तो आज मैं आपको सांप्रदायिकता जो है टॉपिक उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, जो कि सिविक्स से संबंधित है। जाति धार्मिक धर्म और लैंगिक मसले आपका चैप्टर है सिविक्स में, उस चैप्टर से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता होता क्या है? सांप्रदायिकता मतलब होता है कि जब धर्म राजनीति से जुड़ता है या राजनीति के साथ अगर धर्म को जोड़ दिया जाता है तो इससे सांप्रदायिकता जो होती है वो उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अंदर अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और स्थिति जब तब खराब होती है जब हम लोग किसी राष्ट्र का आधार धर्म को मान लेते हैं और राजनीति जो होती है वो किसी एक धर्म को ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देती है। मान लीजिए कि अगर एक ही धर्म के अंदर रहने वाले अलग अलग लोग होते हैं और उनमें अगर किसी तरह का कोई मतभेद होता है तो उससे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर अगर कोई दूसरे समुदाय के लोग हैं और उन दोनों के बीच में अगर मतभेद उत्पन्न होता है तो इससे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है। और इसमें बता रहा है कि जब स्थिति और भी ज़्यादा विरल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जब कोई राजनीतिक पार्टी जो होता है किसी एक धर्म को पक्ष लेना शुरू कर देता है। ठीक है। और आपको यहाँ बता रहा है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगते हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए कि अलग अलग धर्म के लोग होंगे तो उनके हित एक जैसे नहीं होंगे, उनकी इच्छा कुछ और अलग प्राप्त करने की होगी, तो उनके हितों को लेकर टकराव होना संभव है, एकदम सामान्य बात है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, टकराव उत्पन्न होगा। तो सांप्रदायिक सोच क्या होती है? सांप्रदायिक सोच ये होती है कि ऐसे दूसरे धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको इस राष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं, अगर रहना चाहते हैं तो फिर उनको उनके अनुसार जो है वो चलना पड़ेगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी है, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग होती है। हर समुदाय के तरह 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 के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार, इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना इस समुदाय के विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। हम देखते हैं कि एक धर्म के लोगों के हित जो होते हैं, उनकी आकांक्षाएं जो होती है एक ही धर्म के, हो सकती है कोई एक जैसी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी एक ही धर्म के अंदर रहने वाले लोगों की जो सोच जो होती है वो एक जैसी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसी धर्म में रहने वाले हर व्यक्ति जो होती है उसकी सोच जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, उसकी हैसियत और पहचान अलग हो सकती है। ठीक है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग रहते हैं, हर समुदाय में देखेंगे कि उनके विचार जो होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है। यानी उनके विचार अलग अलग है और सारे लोगों को अपनी बातों को रखने का जो अधिकार जो होता है वो दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को क्या करते हैं, गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना। अगर अलग अलग विचार के लोगों को अगर हम लोग गैर धार्मिक संदर्भ में रख कर अगर देखेंगे तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों का आवाज़ जो है वो दबा दिया जाएगा, यानी उनको कुछ कहने नहीं दिया जाएगा। उनके अलग अलग विचार होने के बावजूद भी अगर वो उनकी जो इच्छा है जो वो प्रकट करना चाहते हैं उस चीज़ को वो प्रकट नहीं कर पाएंगे। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है।
बुराई की सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति हम लोग रोजमर्रे के जीवन में देख सकते हैं। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। अगर हम लोग सांप्रदायिकता को अगर देखें तो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में इस चीज़ को देख सकते हैं कि किसी भी धर्म के प्रति पहले से अनुमान लगाना, उसके प्रति रूढ़िवाद सोच और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, ये हमेशा हमेशा ये दिखाई देता है हमें। सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। सांप्रदायिक सोच जो है वो हमेशा जो ये प्रयास में रहती है कि वो एक राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो स्थापित कर सके। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी ये कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें ये विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। तो जो कोई भी धार्मिक समुदाय जो होता है वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ये प्रयास करता है कि राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो प्राप्त कर सके। मान लीजिए कि अगर कोई बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं तो उनकी कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, यानी वो चाहते हैं कि वो अपना राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो बढ़ा सके। जबकि दूसरी ओर अगर किसी की संख्या कम होती है तो वो अपनी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो लोग भी ये प्रयास करते हैं कि उनकी एक राजनीतिक इकाई जो है वो बन सके, जिसके आधार पर वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। तीसरा बता रहा है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीति जो होती है, गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। हम देखते हैं कि जो धर्म गुरु होते हैं या पवित्र प्रतीक होते हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये लोग जानबूझकर आम लोगों में ये भावनात्मक अपील करते हैं और उनके मन में डर बैठाने का उपयोग करते हैं। यानी सांप्रदायिक आधार पर जो राजनीति होती है उसमें क्या करते हैं कि गोलबंद करते हैं, लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि उनको अपने धर्म के बारे में सोचने के लिए मजबूर करें। ठीक है, उनको पवित्र ग्रंथ का उदाहरण देकर, पवित्र प्रतीकों का उदाहरण देकर, बताकर भावनात्मक रूप से उनको यह अपील करते हैं कि वो लोग अपने धर्म को बाकी धर्मों से श्रेष्ठ समझें और उसको जो है और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। कई बार ऐसा होता है कि सांप्रदायिक सोच जो होती है इतना ज़्यादा गहरी हो जाती है कि एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और ये दंगा का रूप ले लेती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आपने देखा होगा कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग संप्रदाय के बीच में जो थे वो दंगे शुरू हो चुके थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। चलिए धर्मनिरपेक्ष शासन देखिए। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे देश की जो लोकतंत्र है उसमें क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और अलग अलग संप्रदाय के लोगों को एक साथ रखना काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं जिनके बारे में आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अप्लाई नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। संविधान सभी नागरिकों के और समुदाय को किसी भी धर्म को पालन करने का या प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदाय से समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है।
जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। धर्मनिरपेक्षता ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ने ऊपर जो पॉइंट देखा चारों, उस पॉइंट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जो विचार है वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी के द्वारा निकला हुआ है, बल्कि हमारे संविधान का बुनियाद है। इसी पर हमारा संविधान जो है वो खड़ा है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, ये भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसके बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। यानी धर्मनिरपेक्ष सोच के आधार पर हम लोग सांप्रदायिकता का जो है मुकाबला नहीं कर सकते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में जिस तरह से हमारा किसी संप्रदाय के प्रति हमारा जो पूर्वाग्रह अनुमान है या रूढ़िवाद सोच है, उसको हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम जो है सांप्रदायिकता को अपने भारत से हटा सकते हैं। जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जब तक हमारे मन में पहले से किसी धर्म के प्रति अगर जो है विचार या उसके प्रति पूर्वानुमान रहेगा या रूढ़िवाद सोच रहेगी, तब तक हम लोग इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहा है आपका जाति और राजनीति। जाति और राजनीति, हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्ति देखी, धर्म और संप्रदाय। इसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक और या लाभदायक है, तो दूसरी नकारात्मक और नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष को हम देखेंगे। ठीक है, जातिगत असमानता। बुरा लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन से भारतीय समाज में देखने को मिलता है। लिंग के आधार पर चाहे धर्म के आधार पर अगर हम लोग जाति का विभाजन देखते हैं तो ये हमें सारी जगह नज़र आएगा, मगर जाति के आधार पर विभाजन जो है केवल भारत में नज़र आता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी कोई एक व्यक्ति कोई काम करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी जो है उसी काम को करेंगी। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है, यानी हम लोग कास्ट के रूप में। अगर आप मान लीजिए बैकवर्ड क्लास के हैं, या अगर आप मान लीजिए अगर जूता सिलने का काम करते हैं, तो उसकी आने वाली पीढ़ी जो होगी ठीक वही काम, जैसे बाल काटने वाला अगर नाई है और बाल काटने का काम करता है तो उसके आने वाली पीढ़ी जो है वो उसी काम को करेगी। ये क्या है? जाति व्यवस्था। बोल रहा है कि उन समाजों में मौजूद असमानताएं से ये खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उनमें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है, यानी किसी एक सामाजिक समुदाय के बीच में ही ये सब रहेगा। अब वो व्यक्ति जो है वो दूसरे जाति के साथ शादी या खाने पीने वाला संबंध जो है वो नहीं रख सकता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चे को ना तो शादी हो सकती है और ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरे जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था, आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद शूद्र, उसके बाद वैश्य। और अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है वर्ण व्यवस्था जो है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ, यानी जो निम्न जाति हैं,
उनके साथ छूअछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। इन इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था को कमजोर पड़ने में जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शिक्षा से, आर्थिक विकास से, शहरीकरण से, ठीक है, साक्षरता से हमें देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की जो सोच जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। बुरा है, अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपके मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी का जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को का निषेध है किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय कर गया है। अगर 100 साल पहले की कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। अगर हम लोग आज के युग में समय में देखेंगे तो देखेंगे कि इतना ज़्यादा एडवांस होने के बावजूद भी हमारे देश में जाति व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो पाई है। जाति व्यवस्था के पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उनका बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा में वंचित रखा जाता था, आज भी हम देखते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनको अभी भी जो है वो अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। यही कारण है कि शहरी मध्य वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असमान रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल देखा जाएगा राजनीति में जाति। थैंक यू।